वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक तापड़िया और ये है आपका चैनल फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइफ। बच्चों, लास्ट टर्न पे हमने पढ़ना शुरू किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और जैसा कि आपको पता है फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन उसका ईएम वेव का समझा, फिर उसकी हिस्ट्री की बात की जिसमें 4 साइंटिस्ट का जिक्र हुआ था। उसके बाद हमने बात की बच्चों कैसे ईएम वेव को प्रोड्यूस किया जाता है, टेबल 8.1 का जिक्र मैंने किया। रिप्रेजेंटेशन की बात हमने की, कैसे ईएम वेव को हम रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी डायरेक्शन जो है के कैप इक्वल टू ई क्रॉस बी से हम निकालते हैं। तो बच्चों ये था फास्ट ट्रैक रिवीजन, आप देखकर रिकॉल कर सकते हैं जो स्लाइड्स में चला रहा हूं यहां पर। तो ये सब हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था बच्चों। जो मैक्सवेल है उन्होंने थ्योरेटिकल प्रेडिक्शंस दी है, हर्ट्ज ने और जेसी बोस ने लैब में ऑब्टेन किया ईएमडब्ल्यू को। मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस, एलसी ऑसिलेटर या जिसको हम बोलते हैं एलसी ऑसिलेटर की जगह हम इसको क्या कह सकते हैं, टैंक सर्किट भी कहते हैं। और ये था एपरेटस हर्ट्ज का जिसका नाम है स्पार्क गैप ट्रांसमीटर या स्पार्क गैप ऑसिलेटर। तो सिमिलर एपरेटस था जगदीश चंद्र बसु का। फिर मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया, मोर्स कोड में लेटर एस को अक्रॉस द इंग्लिश चैनल ट्रांसमिट किया। डाइपोल जो है ईएमडब्ल्यू का सोर्स होता है, बेसिक सोर्स। कैसे? क्योंकि चार्ज वाइब्रेट करते हैं एटम में। और ये टेबल 8.1 से डिफरेंट ईएमडब्ल्यू के प्रोड्यूस करने में, प्रोडक्शन के मेथड में जो डिफरेंस होता है वो, हालांकि सभी ईएम वेव प्रोड्यूस होती हैं बिकॉज ऑफ एक्सेलरेटेड चार्ज। ये हमने सब कुछ डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। ये रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करना है आपको, मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करना है, वो पूरी बात। और इसके बाद अब हम चलते हैं लेक्चर नंबर 2 पर। सो हियर इज लेक्चर नंबर 2 रिगार्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो बच्चों आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। सो व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स, या हिंदी में कहें तो क्या गुण धर्म है विद्युत चुंबकीय तरंगों के। ठीक है, तो हिंदी वाले बच्चे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे परेशान ना हो, हिंदी वाले भी समझ पाएंगे, इंग्लिश वाले भी समझ पाएंगे, नोट्स भी लिख पाएंगे, सारी बातें पीडीएफ में शेयर करने वाला हूं जल्दी ही। पीडीएफ में इसको कन्वर्ट करके जैसे ही चैप्टर खत्म होता है मैं शेयर कर दूंगा। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईएमडब्ल्यू। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जस्ट फील दैम, उनको महसूस कर लीजिए हमेशा हमेशा के लिए, वो तैयार हो जाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल इन फ्री स्पेस विद द स्पीड ऑफ लाइट, जिससे आप फैमिलियर हैं, इसको हम दिखाते हैं सिंबल स्मॉल सी से। इट इज वेल नोन टू यू, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेवलेंथ। कोई फर्क नहीं पड़ता वेवलेंथ कम है यानी वो गामा रे है, या वेवलेंथ ज्यादा है यानी वो रेडियो वेव है, डजंट मैटर। सबकी सब किस में, फ्री स्पेस यानी वैक्यूम। और एयर के लिए भी लगभग हम सेम मान लेते हैं, हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस होता है, एयर में स्पीड थोड़ी सी कम होती है पर हम सेम मान लेते हैं। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से चलती हैं। अब ये कंसेप्ट है, अब इस पर आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे थोड़ा उस पर गौर करते हैं, डेप्थ में चलते हैं। देखिए पहला सवाल जो आपसे पूछा जाएगा, आपको जो समझना है, हाउ डिस्पर्सिव एंड नॉन डिस्पर्सिव मीडियम आर डिफरेंट। शब्दों पर गौर कीजिए। डिस्पर्शन आप फैमिलियर हैं, डिस्पर्शन की वजह से प्रिज्म में 7 रंग बनते हैं, रेनबो में, इंद्रधनुष में 7 रंग आपको दिखाई देते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ डिस्पर्शन, है ना, वर्ण विक्षेपण हम हिंदी में कहते हैं इसको। तो डिस्पर्शन विक्षेपण की वजह से होता है। तो डिस्पर्सिव मीडियम कौन सा हुआ, तो प्रिज्म किससे बना है बच्चों, कांच से बना है, तो कांच क्या हुआ, डिस्पर्सिव मीडियम हुआ। अब रेनबो, इंद्रधनुष किसकी वजह से बनता है, पानी की बूंदों की वजह से बनता है, तो पानी कैसा मीडियम हुआ, डिस्पर्सिव मीडियम हुआ। पर हवा या वैक्यूम की बात करें तो ये नॉन डिस्पर्सिव मीडियम है। तो जो ऊपर लिखा है हवा में या वैक्यूम में, लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से चलती, सारी की सारी, इसका मतलब जो डिस्पर्सिव मीडियम है वो क्यों डिस्पर्स कर पा रहा है। प्रिज्म वाला वो डायग्राम आपको याद है कि व्हाइट रे आई और 7 कलर्स निकल रहे हैं, रेड सबसे ऊपर है, वॉयलेट सबसे नीचे है। रेड सबसे कम बैंड हुआ है, वॉयलेट सबसे ज्यादा बैंड हुआ है, इसका मतलब वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड से ज्यादा है, म्यू वी इज ग्रेटर देन म्यू आर।
म्यू से दिखा रहे हैं तो, और एन से दिखा रहे हैं तो एन से दिखा सकते हैं, एन या म्यू दोनों से दिखा सकते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, इट डिपेंड्स, क्योंकि म्यू से हमें परमेबिलिटी दिखानी होती है और इस चैप्टर में यूज करेंगे हम उसको, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं एन से दिखाने वाला हूं और परमेबिलिटी को, मैग्नेटिक परमेबिलिटी को मैं म्यू से दिखाने वाला हूं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रेड का है वो कम है, वो कम बैंड हुआ है, वॉयलेट का ज्यादा है, वो ज्यादा बैंड हुआ है। तो अब स्पीड की बात करें अगर, तो स्पीड किसकी ज्यादा है, तो आप फैमिलियर हैं n इक्वल टू सी बाय वी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स c बाय v के बराबर होता है, c स्पीड ऑफ लाइट है और v स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम है, c स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम है। तो v जितना कम होगा म्यू उतना ज्यादा होगा, तो इसका मतलब बैंगनी रंग धीरे चलेगा और लाल रंग तेज चलेगा, ठीक है। जो ज्यादा मुड़ेगा वो धीरे चल रहा है, उसको ज्यादा दूरी कांच में गुजरना है, उसकी स्पीड कम हो जाएगी, और जो तेज चल रहा है वो कौन सा है, रेड है, वो जल्दी ही निकल जाएगा ग्लास के प्रिज्म से। तो आप लिंक करके सारी चीजों को समझ सकते हैं, समझना चाहें तो जितनी भी डेप्थ में जाना चाहें जा सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन, क्या अंतर होगा, तो बोलेंगे डिस्पर्सिव मीडियम में बच्चों अलग अलग वेवलेंथ अलग अलग स्पीड से चलेंगी, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी वो तेज चलेगा, जिसकी वेवलेंथ कम होगी वो धीमे चलेगा। पर नॉन डिस्पर्सिव मीडियम जैसे कि एयर और वैक्यूम, सभी कलर सभी वेवलेंथ सेम स्पीड से चलेंगे। अब जब जैसे मैंने बोला सभी कलर सभी वेवलेंथ, तो बहुत सारे बच्चे वेवलेंथ को कलर से एसोसिएट करने लग जाते हैं कि अगर वेवलेंथ बदलेगी तो कलर बदलेगा, नहीं, इट इज नॉट सो। इसको समझ लीजिए, इस ट्रैप में आपको नहीं आना है। कलर का परसेप्शन फ्रीक्वेंसी से है, जो हमारी आंख में है जाकर। अगर हम बात करें खरगोश की, गाय की, इनको रंग दिखाई नहीं देते क्योंकि इनके आंख में जो कोन शेप्ड सेल्स हैं रेटिना में वो है ही नहीं, रिसेप्टर्स है ही नहीं, तो कलर दिखाई नहीं देते। तो कलर बेसिकली वेव की फ्रीक्वेंसी की वजह से होता है। वो फ्रीक्वेंसी, सर्टेन फ्रीक्वेंसी जाकर आई में स्टिमुलेट करती है और उस स्टिमुलेशन की वजह से हमें रंग दिखाई देते हैं। तो रंग आंख के अंदर है बच्चों, बाहर दुनिया में कोई रंग नहीं है, इस बात को समझना। तो कलर किससे लिंक्ड है, फ्रीक्वेंसी से, वेवलेंथ से कोई लेना देना नहीं है। लाल रोशनी पानी में जाएगी तो उसकी वेवलेंथ लैम्डा अपॉन एन, एन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक, तो वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य बटा अपवर्तनांक हो जाएगी, लैम्डा अपॉन एन हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि पानी डेंसर मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा है। जो रेयर मीडियम होते हैं उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम हो सकता है, डिपेंड करता है दो मीडियम कौन कौन से की हम बात कर रहे हैं। तो कम हो जाएगी बच्चों वेवलेंथ, पर अभी भी वो लाल रंग ही रहेगा। वो लाल से हम ये बोले कि ऑरेंज हो जाएगा या पीला हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी है। लाल की वेवलेंथ अराउंड 800 नैनोमीटर। सो डिस्पर्सिव कौन सा, जिसमें सभी कलर सेम स्पीड से नहीं चलेंगे, ज्यादा वेवलेंथ वाला तेज चलेगा। और नॉन डिस्पर्सिव कौन सा, जिसमें सभी रंग सेम स्पीड से चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सभी ने पढ़ रखा है, तो सभी को याद होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट को बच्चों हम दिखाते हैं स्मॉल k, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, अगर मैं यहां पे लिखूं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जो कितना होता है 9 × 10⁹। यूनिट भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं हम। ये एयर या वैक्यूम के लिए है, मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट है, एयर या वैक्यूम के लिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एंड मैग्नेटिक कांस्टेंट इज, वो आपको पता है, जिसे आप μ0/4 पाई कहते हैं, वो वास्तव में होता है कैपिटल K सबस्क्रिप्ट m, इससे हम दिखाते हैं, और ये होता है μ0/4 पाई। इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷, अगर मैं यूनिट भी लिखता हूं तो हेनरी पर मीटर। तो बच्चों यहां से हम फील करें, महसूस करें इस चीज को, कंपेयर करें, ये मैग्नेटिक कांस्टेंट कितना छोटा है कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। पर साथ ही साथ क्वेश्चन में जो पूछा गया है उस पर गौर करें। क्या पूछा गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कांस्टेंट इज। तो कौन बताएगा व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कांस्टेंट। तो बच्चों हिंट यहां छुपा हुआ है। सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्री स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि एक कांस्टेंट है, उससे चलती हैं, irrespective of wavelength. It is constant, it is same for all. So electromagnetic constant is c,
c विच इज स्पीड ऑफ लाइट, ये आपको याद रखना है, तैयार करना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कांस्टेंट। तो अब आप फैमिलियर हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, मैग्नेटिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कांस्टेंट से। अगली स्टेप में हम चलते हैं, विच कलर रेड और ब्लू ट्रेवल फास्टर थ्रू ग्लास और वाटर। तो सबसे पहले तो आपको ये सोचना है बच्चों, ये ग्लास और वाटर कैसे मीडियम है, डिस्पर्सिव या नॉन डिस्पर्सिव। तो हमने डिस्कस किया, प्रिज्म डिस्पर्शन करता है, ग्लास इज डिस्पर्सिव मीडियम, पानी डिस्पर्शन करता है, रेनबो बनता है, वाटर इज आल्सो डिस्पर्सिव मीडियम, और डिस्पर्सिव मीडियम में जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है, किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, रेड की, लैम्डा आर इज ग्रेटर देन लैम्डा बी। तो ऑब्वियसली लाल रंग तेज चलेगा, तो हम बोलेंगे लाल रंग तेज चलता है पानी में या फिर कांच में। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। और आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। अब चाहे तो नोट करें, वीडियो को पॉज करके आप अपने नोट्स बना सकते हैं, और ऐसे ही समझ में आ रहा है, आप अपने ऊपर खुद पर विश्वास रखते हैं कि आपको याद रहेगा, तो इससे अच्छी बात तो और क्या हो सकती है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर न्यूट्रल, सभी जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर चार्ज नहीं होता, हो भी नहीं सकता। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ लिया था, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बिना मास के चार्ज अस्तित्व नहीं रखता, आवेश का कोई अस्तित्व है ही नहीं बिना द्रव्यमान के। क्यों? क्योंकि चार्ज जब भी कहीं आता है या जाता है, इट इज बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। इलेक्ट्रॉन जाएगा या आएगा तो चार्ज जाएगा या आएगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर चला जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऐसे बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मास बढ़ जाएगा। तो बिना मास के ये पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, मन में दोहरा लीजिए, याद हो जाएगा। सो ये न्यूट्रल है क्योंकि इनमें मास नहीं होता। दीज आर फॉर्म ऑफ एनर्जी, दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। तो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड इनको डिफ्लेक्ट नहीं कर सकता है बच्चों। क्यों नहीं कर सकता? चार्ज नहीं है और मूविंग चार्ज भी नहीं है ना। मैग्नेटिक फील्ड तब डिफ्लेक्ट करता जब मूविंग चार्ज होता, और इलेक्ट्रिक फील्ड कब डिफ्लेक्ट करता जब चार्ज होता। तो चार्ज ही नहीं है, इसलिए डिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। बात समझ में आ गई है? तो चेक करते हैं कितना समझ में आया। लेट्स चेक। विच ऑफ द रेडियो एक्टिव रेडिएशन शोन अबोव, अभी दिखाया नहीं मैंने, जस्ट पुट सम स्ट्रेस ऑन योर ब्रेन। बहुत ज्यादा नहीं, ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालें, याद करें। रेडियो एक्टिव रेडिएशन में कौन से? अल्फा, बीटा और गामा, ये तीन होते हैं। और छोटी क्लास में आपने एक डायग्राम देखा, आपके मेमोरी में होगा कि लेड की कैविटी है, उसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पड़ा है, उससे अल्फा, बीटा, गामा निकल रहे हैं। अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा रेज। और अल्फा जा रहा है, दिखा देता हूं, अल्फा जा रहा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो नेगेटिव की तरफ, बीटा जा रहा है पॉजिटिव प्लेट की तरफ, गामा स्ट्रेट जा रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लगाया, ये क्रॉस दिखा रहा है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो गामा सीधा जा रहा है, बीटा घूम रहा है क्लॉकवाइज इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में। वेरीफाई करें, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाकर वेरीफाई कर सकते हो। और अल्फा घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, जैसा आपने यहां पे देखा। तो पूछा है इनमें से कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है अल्फा, बीटा और गामा में? तो ऊपर ही रहा हिंट, नॉट डिफ्लेक्टेड। तो कौन डिफ्लेक्ट नहीं हुआ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से? गामा रे। सो सभी जानते हैं इसका जवाब, गामा रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अल्फा तो क्या है? अल्फा से जान पहचान कर लीजिए, हीलियम का न्यूक्लियस है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे हमें तो पता है, पर अभी हुआ क्या, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये जो कोरोना काल गया और इसमें ऑनलाइन पढ़ाई हुई, बहुत सारे बच्चे अनअवेयर रह गए। मतलब ये बहुत दुखद स्थिति है, बहुत सारे बच्चे अनअवेयर रह गए, उनको नहीं पता है। जो टीचर्स जुड़े हुए हैं मेरे साथ इस चैनल पे, वो जानते हैं अपने बच्चों के बारे में, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, उन्हें बताना होगा हमको कि ये डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए हैं, या He2 इसको बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल, और जो बीटा है वो एक इलेक्ट्रॉन है। जबकि जो बीटा प्लस होता है, ये बीटा माइनस है, बीटा प्लस भी होता है, वो भी हमारे काम आएगा। बीटा प्लस होता है पॉजिट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है ना। प्रोटॉन नहीं कह रहा मैं, पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन होता है E+,
जिसका मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है, चार्ज पॉजिटिव होता है। तो बच्चों ये बीटा प्लस, ये बीटा माइनस और ये अल्फा और गामा से आप फैमिलियर है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। वो रेडिएशन है जिसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है और वेवलेंथ सबसे कम होती है। मन में दोहराते जाएं, लिंक करते जाएं, सब कुछ आपको याद होता जाएगा, परेशानी की कोई भी बात नहीं है। नेक्स्ट अगला सवाल, कैरेक्टरिस्टिक अभी नहीं जा रहे हैं, मतलब उसी कैरेक्टरिस्टिक पर बेस्ड अगला सवाल। एक कैंडल फ्लेम, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो बच्चों, मोमबत्ती की जो लॉ है, दिए की लॉ ले लीजिए कोई सी भी, गॉट डिस्टर्ब्ड इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं ये कैंडल फ्लेम डिस्टर्ब हो जाती है। कैन वी बैंड ए रेडियो वेव, क्या हम किसी रेडियो वेव को मोड़ सकते हैं यूजिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड? क्या लगता है आपको? जस्ट थिंक अबाउट, क्या रेडियो वेव जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड या कंबाइंड दोनों लगाकर मोड़ा जा सकता है, जबकि कैंडल फ्लेम को मोड़ा जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर? देखिए ये कैंडल फ्लेम, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, जैसे कैपेसिटर बना रहे हैं, और जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करते हैं ये फ्लेम बैंड होकर इधर जाती है। प्रैक्टिकली आप ये करके देख सकते हैं। तो इसका जवाब है नहीं, नो इज द आंसर। व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में चार्ज नहीं है। कैंडल फ्लेम क्यों मुड़ी? यहां जो एटम्स हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो अट्रैक्ट होकर इधर आ गए और उधर क्या बचे? पॉजिटिव आयन, इसलिए फ्लेम इधर आ गए। जैसे कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हो जाता है, जस्ट लाइक दैट। तो आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स शो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या क्या दिखाती हैं? रिफ्लेक्शन, परावर्तन, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये सब गुण प्रदर्शित करती हैं। इंटरफेरेंस, व्यतिकरण, डिफ्रैक्शन, विवर्तन एंड पोलराइजेशन, ध्रुवण। हिंदी वाले इंग्लिश टर्म को तैयार करो, इंग्लिश वाले हिंदी टर्म एंजॉय करो। सो रिफ्लेक्शन सभी जानते हैं, कैरम बोर्ड में सबने स्ट्राइकर मारा है, उनको पता है कितना मैटर करता है। अगर आप रिबाउंड ले रहे हैं, एंगल कितना मैटर करता है। सो सेम लाइट के साथ है, साउंड के साथ है, हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ है। आपने मजा लिया होगा रिमोट से पीछे की दीवार पर इंडिकेट करते हुए टीवी ऑपरेट करने का। अगर डिस्टेंस सफिशिएंट, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, तो ये हो जाता है, रिफ्लेक्ट होकर रे पहुंचती है रिमोट से, इंफ्रारेड रे। तो ये सब रिफ्लेक्शन शो करती हैं, रेडियो वेव रिफ्लेक्शन शो करती है। क्या रिफ्रैक्शन सभी वेव दिखाती हैं? ये हम जानेंगे, आगे स्टडी करेंगे और लेक्चर 3 में, लेक्चर 4 में सीखेंगे। लेक्चर 3 में सीखेंगे बच्चों इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में हमारा इंटरेस्ट कैसे क्रिएट होता है? फिजिक्स को लिंक कर लो लाइफ से, मजा ही मजा है। इंटरफेरेंस जो कि व्यतिकरण है, साउंड के लिए आपने क्लास 11th में पढ़ा। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा वो मान लो पढ़ा, नहीं पढ़ा तो देखो किताब के पन्ने पलटो। साउंड के लिए इंटरफेरेंस है साउंड प्लस साउंड इक्वल टू साइलेंस। ये बात हमें अचंभित करती है। लाइट के लिए इंटरफेरेंस की बात करूं तो लाइट प्लस लाइट इक्वल टू डार्कनेस। हाउ इट बिकम पॉसिबल? तो बच्चों लिंक करो। नॉइस कैंसिलेशन वाले ईयरफोन, हेडफोन मार्केट में अवेलेबल हैं। आप जाओ किसी भी साइट पर, जैसे अमेजन वगैरह, वहां पर देखोगे आप तो ईयरफोन 500 रुपए का भी है, 2000 रुपए का भी है और 24,000 रुपए का भी, 24,000। डिफरेंस क्या है? नॉइस कैंसिलेशन टेक्नोलॉजी, यानी वहां से एक और वेव जनरेट होती है जो आपके सराउंडिंग नॉइज है उसको रीड करके उसको कैंसिल करने के लिए उसकी इन्वर्टेड वेव बनाती है और डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करके उसको कैंसिल कर देती है। सो इंटरफेरेंस बहुत हमें फैसिनेट करेगा अगर हम समझें कि आवाज में आवाज जोड़कर साउंड खत्म कैसे हो जाएगी, साइलेंस कैसे प्रोड्यूस हो जाएगा। या एक जगह लाइट डाल रहे हैं, दूसरी लाइट और वहां पे आ रही है, दोनों लाइट मिलकर वहां अंधेरा
कैसे हो जाएगा, इसको हम पढ़ेंगे बच्चों वेव ऑप्टिक्स में। सो दिस इज इंटरफेरेंस। तो सभी वेव, ये वेव फिनोमेना है, इंटरफेरेंस शो करती हैं। डिफ्रैक्शन होता है उनका, डिफ्रैक्शन अभी आपके लिए एक शब्द है विवर्तन, पर जब मैं ये एग्जांपल दूंगा तो 2 मिनट के अंदर अंदर अब ये आपकी मेमोरी में सेट हो जाएगा। दोबारा जब भी आप ये शब्द सुनोगे तो अब अनफैमिलियर साउंड नहीं करेगा, सब कुछ वेल नोन होगा। सो व्हाट इज डिफ्रैक्शन? मान लीजिए मैं चलकर कहीं जा रहा हूं, रास्ते में कोई छोटा कंकड़ पत्थर पड़ा है, मुझे रास्ता बदलने की जरूरत नहीं, मैं सीधा चलता रहूंगा। रास्ते में गाय बैठी है, अब मुझे क्या करना है? मुड़कर निकलना होगा। मैं मुड़ूंगा, निकल जाऊंगा। मैं सामने पहुंचा, मैंने देखा सामने दीवार है, मेरे पास रुककर लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं। दीवार अगर पूरी बंद है, पर अगर इसी दीवार में कोई खिड़की है, दरवाजा है, और वो खिड़की या दरवाजा मेरे साइज, मेरे आकार, मेरी लंबाई उसके कंपैटिबल है कि मैं झुककर भी अगर उसमें से निकल सकता हूं तो मैं निकल जाऊंगा दीवार के पार। जैसा मैंने बिहेव किया एग्जैक्टली वैसा ही हर वेव बिहेव करती, चाहे वो रेडियो वेव हो, चाहे वो इवन साउंड वेव, उसका डिफ्रैक्शन होता है जो कि लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन है। तो साउंड का भी डिफ्रैक्शन होता है, हालांकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। बाकी जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है सभी का डिफ्रैक्शन होता है, लाइट हो चाहे रेडियो वेव हो। तो ये जो मुड़ने की घटना है, द बेंडिंग ऑफ ए वेव अराउंड शार्प कॉर्नर्स, और शार्प वर्ड हटा दें हम, अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टिकल, कोई अवरोध आ गया रास्ते में, गाय, अराउंड कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टिकल, और ए स्लिट, ओपनिंग आ गई, दरवाजा, खिड़की। तो ये जो मुड़ने की घटना है जिसकी वजह से लाइट की बात करें क्योंकि लाइट के डिफ्रैक्शन को हमें पढ़ना है, लाइट एंटर कर जाएगी ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में। जैसे पानी एनीकट से जब निकलता है तो ऐसे फैलता है, तो लाइट भी फैलती। आपने पढ़ा रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, रे ऑप्टिक्स में रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ही डिस्कस करेंगे, पर जैसे हम वेव ऑप्टिक्स में जाएंगे आप देखोगे लाइट मुड़ेगी, मुड़ना सीख लेगी। सो the spreading of light in its geometrical shadow region is because of the phenomena diffraction, इस घटना के कारण है। तो विवर्तन प्रकाश की वह घटना है या वह प्रकाशिक घटना है जिसके कारण प्रकाश किसी अवरोध अथवा झिरी के किनारों पर मुड़ता है और मुड़कर ज्यामितीय छाया क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। तो जो गाय वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, इससे आपको समझना है कि डिफ्रैक्शन होने के लिए एक जरूरी शर्त क्या है। द रिक्वायर्ड कंडीशन इज द साइज ऑफ द ऑब्स्टिकल और द स्लिट। कंकड़ पत्थर था, मैंने अपने रास्ता नहीं बदला, मैंने द साइज ऑफ द ऑब्स्टिकल और स्लिट मस्ट बी ऑफ ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ द वेव। तो अगर मुझे रेडियो वेव का डिफ्रैक्शन कराना है, रेडियो वेव को मोड़ना है, तो रेडियो वेव का साइज मीटर के ऑर्डर का है, तो जो ऑब्स्टिकल है वो मीटर के ऑर्डर के होने चाहिए। तो दरवाजे, खिड़की, दीवारें, इन सबका साइज इसी ऑर्डर का है। अराउंड द बिल्डिंग्स, ट्रीज, रेडियो वेव्स आसानी से मुड़कर जाती हैं। पर लाइट का साइज, लाइट की वेवलेंथ 10⁻⁶ और -7 मीटर के ऑर्डर की है, तो लाइट का डिफ्रैक्शन इजीली ऑब्जर्वेबल नहीं है। हालांकि साउंड का डिफ्रैक्शन इजीली ऑब्जर्वेबल है। बाहर से आने वाली आवाज मुड़कर आप तक पहुंच जाती है। आपका दोस्त बाहर से आवाज लगाता है, दरवाजा जरा सा भी खुला है तो आवाज मुड़कर आप तक पहुंच जाती है, पर वो अगर टॉर्च से रोशनी दिखा रहा है वो आप तक नहीं पहुंचेगी मुड़कर, क्योंकि लाइट का डिफ्रैक्शन अगर ऑब्जर्व करना है, मुड़ती है लाइट, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। साइज ऑफ ऑब्स्टिकल और स्लिट मस्ट बी ऑफ ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लाइट, 10⁻⁶ और -7 मीटर उस ऑर्डर का होगा, तब लाइट मुड़ेगी। सो दिस फिनोमेना इज डिफ्रैक्शन, जिसको हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। एंड पोलराइजेशन वेव ऑप्टिक्स में से हटा दिया गया है, 2022 में रिड्यूस सिलेबस का पार्ट है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन ऑफ वन साइडनेस, एक तरफापन, सम काइंड ऑफ, हमें बोलते हैं फेवरिज्म, पक्षपात, उसको बोलेंगे पोलराइजेशन। कि लाइट जब पास करते हैं हम सर्टेन क्रिस्टल्स, टर्मोलिन क्रिस्टल है, कैल्साइट क्रिस्टल है, या कैल्साइट क्रिस्टल से हम बनाते हैं निकोल प्रिज्म। सुनते जाइए, ऐसे सुनना, बस सुनना है आपको, परेशान नहीं होना, बस सुनो और जितना समझ में आए बहुत बढ़िया। निकोल प्रिज्म से आपने पास किया जो कि कैल्साइट क्रिस्टल से बना है, या फिर हम आर्टिफिशियली पोलराइड शीट बनाते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक वॉच में लगी है, कैलकुलेटर की स्क्रीन में लगी होती है, जो आपके ब्रिक गेम, वीडियो गेम आते हैं उसमें जो ग्रे कलर की स्क्रीन होती है वो पोलराइड होती है, या जो आप 3D फिल्म देखने जाते हैं, जैसे अभी स्पाइडरमैन होमकमिंग जो पिक्चर फेमस हुई,
तो आपको 3D ग्लास लगाना पड़ा, चश्मा, तो उसमें क्या लगा हुआ है, पोलराइड फिल्म। तो ये जो पोलराइड है, जब इसमें से लाइट को पास करते हैं तो लाइट में इलेक्ट्रिक वेक्टर के वाइब्रेशन स्पेसिफिकली वो कन्फाइंड हो जाते हैं एक सिंगल डायरेक्शन में, जो कि सभी पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहे थे वो एक विशेष दिशा में ही हो पाते हैं। तो इससे अब जो निकली उसको बोलते हैं ध्रुवित प्रकाश, पोलराइज्ड लाइट। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये सारी प्रॉपर्टीज शो करती हैं, ये मैंने आपको बताया। नाउ द क्वेश्चन पार्ट, आज थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन है बच्चों। ये जो लेक्चर नंबर 2 है, दिस इज स्लाइटली ब्रेन स्टॉर्मिंग। कैसे, देखो, ये ब्लैक पेपर शीट कैन रिफ्लेक्ट गामा रेज, यू हैव टू जज इज इट ट्रू और फॉल्स। तो अभी मैं इंटरेक्ट तो नहीं कर पा रहा हूं, आप लोग जवाब दोगे अपने तो इंटरेक्शन होगा, और लेक्चर क्योंकि कंप्लीट करना है, आप ऐसा कर सकते हैं कि वीडियो पॉज करें और अपना जवाब लिख लें, है ना, जस्ट फॉर योर एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट। हम फिजिक्स को एंजॉय कर रहे हैं। जैसे बच्चा देखता है ब्लैक और ऊपर देखता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शोज प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन, वेरीफाई हो गया। तो आपका जवाब क्या हुआ, ट्रू। ब्लैक पेपर शीट कैन रिफ्लेक्ट गामा रेज, ट्रू, सही है, गलत। जब बच्चा देखता है यहां तो रिफ्लेक्शन है, पर ब्लैक पेपर देखता है तो बोला नहीं, रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, वो बोलता है कि एब्जॉर्ब कर लेगी, क्योंकि ब्लैक है, ब्लैक कलर एब्जॉर्ब कर लेता है। छोटी क्लास में पढ़ा, याद रहा, वहां अच्छे से पढ़ा था, अब तो 2 साल तो कोरोना की वजह से पढ़ाई नहीं हुई। तो बोलता है ब्लैक पेपर शीट है तो वो एब्जॉर्ब करेगा, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो मेरा सवाल है कि अगर मैं व्हाइट पेपर शीट लिख दूं यहां पर, तो क्या आप मान लो कि रिफ्लेक्ट कर देगा? जस्ट थिंक अबाउट द सिचुएशन। बच्चों, अगर आपको याद रहा हो, आपने नाम सुना हो हेनरी बैक्वेरेल। हेनरी बैक्वेरेल है जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। उसके बाद मैरी क्यूरी, मैडम क्यूरी जो है वो, उनके हस्बैंड पियरे क्यूरी और उनकी बेटी, तीनों ने अपनी जान गंवा दी बिकॉज ऑफ रेडिएशन हजार्ड। उनको पता था कि ये कैंसरस है जो रेडिएशन वो स्टडी कर रहे थे, बावजूद इसके फॉर द सेक ऑफ साइंस, जानते बूझते उन्होंने परवाह नहीं की और दे लॉस्ट देयर लाइव्स। तो उन्होंने रेडियो एक्टिविटी पर बहुत काम किया। उससे पहले हेनरी बैक्वेरेल ने एक्सीडेंटली, आप देखेंगे फिजिक्स में, साइंस में मैक्सिमम जो डिस्कवरीज हुई हैं वो एक्सीडेंटली हुई। तो हेनरी बैक्वेरेल कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे रिलेटेड टू एक्सपोजर टाइम ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट्स। डिजिटल कैमरा आने से पहले रोल हुआ करता था कैमरे का, और रील को धुलवाना पड़ता था, डेवलप करवाना पड़ता था, नेगेटिव होता था, पॉजिटिव उसका बनता था। पुरानी फिल्म में आप देख सकते हैं। तो वो उसमें सॉल्यूशन लगा होता था, केमिकल लगा होता था, फोटो केमिकल रिएक्शन से वो सॉल्यूशन कलर चेंज करता था, ऐसा कुछ। तो उसमें इंप्रेशन आ जाता था। तो कैमरा वो उसी तरह से डिजाइन थे। तो फोटोग्राफिक प्लेट्स को लेकर हेनरी बैक्वेरेल कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। धूप में रखते थे उनको, एक्सपोजर टाइम वगैरह नोट करते थे। पर एक दिन जो है धूप नहीं निकली, बादल रहे, तो उस दिन उन्होंने उन प्लेट्स को नहीं रखा। वो प्लेट्स जो है काले कागज में लपेट कर रखी जाती थी कि एक्सपोज ना हो, उन पर लाइट ना पड़े। तो मेज की दराज में वो पड़ी थी, काले कागज में लिपटी हुई। पर अगले दिन जब उन्होंने निकाला, जबकि उन्होंने सनलाइट नहीं दिखाई थी उनको, तो भी वो कुछ जगह से एक्सपोज्ड मिली। तो उनको डाउट हुआ ये रेडिएशन अंदर पहुंचे कैसे। उन्होंने मेज की दराज में देखा और क्या क्या पड़ा था, तो वहां पे कुछ ओर्स, खनिज, अयस्क पड़े थे। और फिर यहां खोज हुई बच्चों कि डेफिनेटली उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि उन ओर से कुछ ऐसे इनविजिबल रेडिएशन निकल रहे हैं जो कि उस काले कागज की परत को पार करके उस फोटोग्राफिक प्लेट तक पहुंच गए और उसको एक्सपोज कर दिया। तो ये क्या थे? ये थे रेडियो एक्टिव रेडिएशंस जो कि काले कागज को पार करके, पेनेट्रेट करके पहुंच गए। और गामा रे की पेनेट्रेशन पावर आप जानते हो सबसे ज्यादा होती है। तो अब आपका जवाब क्या है? ब्लैक पेपर शीट बहुत बारीक है, तो अल्फा और बीटा को भी नहीं रोक पाएगी, वो भी पेनेट्रेट कर जाएंगे। 1 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा मोटी हुई तो सोचा जा सकता है। आपको पता है एक्सरे जो है ह्यूमन बॉडी में से निकल के जाती है
फ्लैश में से, मांस में से निकल जाती है, हड्डियों की इमेज मिलती है। तो एक्सरे तो गामा रे से कम एनर्जेटिक है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। हम बात कर रहे हैं गामा रे की, जिसकी पेनिट्रेशन पावर इतनी ज्यादा है। सो ब्लैक पेपर शीट कैन रिफ्लेक्ट गामा रेज? नो, इट कांट। फॉल्स, पेनिट्रेट कर जाएगी। हालांकि हमने ऊपर लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स शो प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन, पर हर सिचुएशन में नहीं होता। सो इट इज जस्ट लाइक एक्सेप्शनल केस। रेडियो वेव्स आर रिफ्रैक्टेड थ्रू वाटर। एक्सपेरिमेंट करके देखो, अपने एफएम रेडियो को थैली में अच्छे से पैक करो, गाना चलाओ, एफएम ट्यून करके पानी में डाल दो बाल्टी में, देखो अभी भी गाने की आवाज आ रही है क्या? तो दो एक्सपेरिमेंट साइमल्टेनियसली हो जाएंगे। साउंड पानी में से निकल सकती है बाहर या नहीं निकल सकती है, उसका रिफ्रैक्शन हो रहा है साउंड का या नहीं हो रहा है, साउंड के रिफ्रैक्शन का भी पता चलेगा, और रेडियो वेव पानी के अंदर जा पा रही है रिफ्रैक्ट होकर या नहीं जा पा रही है वो भी पता चलेगा। जस्ट डू दी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट। मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। नेक्स्ट, साउंड एंड लाइट बोथ शो डिफ्रैक्शन। ये तो मैंने अभी बोल के बताया था आपको। दरवाजा जरा सा भी खुला है तो बाहर से जा रही बारात के बैंड बाजे की आवाज रुकती नहीं है, उतनी ही आ जाती है जितनी कि दरवाजा आधा खुला है तब आ रही थी। एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, कम नहीं होगी। अगर दरवाजा जरा सा भी खुला है आवाज मुड़कर आ जाएगी। हाँ, दरवाजा पूरा बंद है, पैक है, तो फिर सिर्फ जो वाइब्रेशन से आवाज आ रही है वो आएगी, तेज आवाज नहीं आएगी। सो साउंड गेट डिफ्रैक्टेड एज वेल एज लाइट। बस शर्त वही है, साइज ऑफ द ऑब्स्टिकल और द स्लिट मस्ट बी ऑफ ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ द वेव, ये शर्त है। लाइट एंड रेडियो वेव्स कैन बी पोलराइज्ड। इनका पोलराइजेशन होता है। पोलराइजेशन किसका होता है बच्चों? पोलराइजेशन के लिए हमने पहले भी पढ़ा था कि सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स को पोलराइज किया जा सकता है। पोलराइजेशन के लिए आप एग्जांपल में समझ सकते हैं, मेरे पास कोई गत्ता है, एक कार्डबोर्ड, और उसमें एक स्लिट है जस्ट लाइक दिस। अब मैंने इसमें से एक रस्सी पिरो के निकाली जिसको मैं वेव कर रहा हूं, तो रस्सी आर पार जा रही है, इधर खूंटे से बंधी है रिजिड्स एंड, तो इधर से वेव कर रहा हूं तो ये वाइब्रेशन जो है निकल जाएंगे अगर वो स्लिट के अलाउ होंगे, पर स्लिट को अगर मैंने परपेंडिकुलर कर दिया तो यहां तक रुकेंगे और आगे रस्सी सीधी हो जाएगी। दिस इज अ सॉर्ट ऑफ पोलराइजेशन। तो यहां आपको समझना यह है कि अगर वाइब्रेशन परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन के, यानी वेव ट्रांसवर्स है, तभी पोलराइजेशन पॉसिबल है। अगर वेव लॉन्गिट्यूडनल है जिसमें वाइब्रेशन, वेव उधर जा रही है, वाइब्रेशन ऐसे हो रहे हैं, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, साउंड वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो इसको रोकेंगे कैसे? इसको रोकेंगे तो वेव रुक जाएगी। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का पोलराइजेशन पॉसिबल नहीं है, सिर्फ ट्रांसवर्स वेव का पोलराइजेशन पॉसिबल है। सो लाइट एंड रेडियो वेव्स बोथ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि ट्रांसवर्स हैं, उनका पोलराइजेशन होगा, बट साउंड कांट। ट्रू, साउंड का नहीं, साउंड मैकेनिकल वेव है, लॉन्गिट्यूडनल है। मैकेनिकल में लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन है, मैकेनिकल होने से नहीं, लॉन्गिट्यूडनल होने से। तो बच्चों ये हमने कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस डिस्कस किए, इससे कंसेप्ट बेस बनता है। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स इन फ्री स्पेस इज कांस्टेंट। किसके बराबर? वही आपका जाना पहचाना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कांस्टेंट। तो E0 by B0 ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब ऐसा फॉर्मूला आपने पहले कहां पढ़ा? टर्म 1 में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। जिन लोगों ने वेलोसिटी सेलेक्टर नहीं ठीक से पढ़ा, पेज पलटे एनसीईआरटी के, और जिन्होंने पढ़ा वो समझें इस बात को कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल जा रहा है, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया ऊपर से नीचे की तरफ, चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो इस पे फोर्स लगा, इलेक्ट्रिक क्यू फोर्स QE, इलेक्ट्रिक फोर्स QE नीचे की तरफ, तो इसको नीचे घूम जाना चाहिए। पर अगर ये सीधा निकल जाता है, इसका मतलब मैंने मैग्नेटिक फील्ड भी लगा रखा है इनवर्स, जिसकी वजह से इस पे फोर्स लगा अपवर्ड्स, नेगेटिव z डायरेक्शन में, इस पे फोर्स लगा अपवर्ड्स। कितना? अगर मैग्नेटिक फोर्स भी उतना ही लग जाए जितना इलेक्ट्रिक फोर्स QE और QV भी बराबर हो जाए, तो Q इक्वल टू QVB, Q कट गया तो V कितना आया? E by B।
तो आपको देखने को मिल रहा है सिमिलर एक्सप्रेशन। वहां क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है 90 डिग्री पर, यहां पर वेव के अंदर क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, तो सिमिलर रिलेशन देखने को मिल रहा है। इस रिलेशन की सच्चाई जांचेंगे। रिलेशन तो सही है पर मिसकंसेप्ट डेवलप ना हो जाए वो हमें समझना है। तो ये एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी। अब सवाल, टेस्ट, चेक, कैन वी से, क्या हम ऐसा कह सकते हैं दैट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स अप्लाई equal and opposite forces on electromagnetic waves, so these passes undeflected through crossed electromagnetic field। क्या जैसा हमने वेलोसिटी सेलेक्टर के लिए रिलेशन डिराइव किया उसके बेसिस पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए कह सकते हैं कि वो अनडिफ्लेक्टेड क्यों जा रही है? हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होती, तो अनडिफ्लेक्टेड क्यों जा रही है? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर फोर्स लगा रहे हैं। कैन वी से सो? थिंक अबाउट इट, पॉज द वीडियो, सोचो आराम से। वीडियो को लंबा नहीं करना है, मैं तो डिस्कस कर रहा हूं, आप पॉज करके सोचो। जब आप सोच लो अपना जवाब फिर वीडियो को वापस रिज्यूम करो। तो बच्चों सवाल के जवाब में सवाल है। आपको याद हो तो मैंने बात की थी एनएलपी टेक्निक की, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। सवाल के जवाब में सवाल है, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाता, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता हूं, थोड़ी देर पहले डायग्राम देखा था आपने गामा रे का, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड या सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या डिफ्लेक्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मास नहीं है, मास नहीं है तो चार्ज होने का सवाल ही नहीं उठता। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डिफ्लेक्ट होने का कोई भी कारण नहीं है, ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड अकेले पे, ना मैग्नेटिक फील्ड अकेले पे, ना दोनों की प्रेजेंस में। सो हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो फोर्स लगा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं। नो, वी कांट। तो आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन ए मटेरियल मीडियम इज v इक्वल टू म्यू ई, यानी म्यू ई नहीं है, म्यू एप्सिलॉन रेज़्ड टू पावर माइनस हाफ। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं और बेटर अंडरस्टैंडिंग, इट इज लाइक दिस। माइनस हाफ मतलब नीचे लाएंगे प्लस हाफ। तो ये स्पीड है किसी मीडियम में, जबकि एयर या वैक्यूम में, एयर या वैक्यूम की बात करेंगे तो इसको हम C बोलते हैं, और ये हो जाता है 1/√ ऑफ परमेबिलिटी ऑफ एयर, परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। और मैं यहां इसको लिंक कर देना चाहूंगा बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। अब जानते हैं म्यू है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, एप्सिलॉन है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, और n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। म्यू इज मैग्नेटिक, एप्सिलॉन इज इलेक्ट्रिक एंड n इज ऑप्टिकल। C/V होता है, थोड़ी देर पहले जिक्र किया था मैंने। और जब मैं C और V दोनों की वैल्यू यहां डालता हूं तो मुझे क्या मिलता है? मुझे मिलता है √ ऑफ μ/μ0 इंटू ε/ε0, और ये क्या बन जाता है? √ ऑफ μr εr। जबकि आप जानते हैं εr क्या होता है? εr होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल K। तो ये सीधा सीधा रिलेशन है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, और यू कैन डिराइव एनी टाइम। अपने ऊपर भरोसा रखो, अगर आप लिखते नहीं है और आपको बेसिक पता है तो आप जब जरूरत पड़े तब डिराइव कर सकते हैं। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? इन SI यूनिट, मैंने ऊपर लिख दिया है, सॉरी फॉर दैट। इन SI यूनिट K is taken as 1/4 pi epsilon, where epsilon is the permittivity of medium. Also in magnetism we get another constant
which in SI unit is taken as mu0/4 pi, where mu is the permeability of the medium. ये हमने बात की परमिटिविटी और परमेबिलिटी की. परमिटिविटी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, परमेबिलिटी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यही समझाने की कोशिश आपको की जा रही है. एप्सिलॉन एंड म्यू डिपेंड ऑन द मीडियम. बच्चों ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में ब्लू बॉक्स में दी हुई डिटेल आपको. दे हैव डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट मीडियम. मीडियम की प्रॉपर्टी है जो ये तय करेगी, एप्सिलॉन तय करेगा कि कितना इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन होगा उस मीडियम के थ्रू, म्यू तय करेगा कितना मैग्नेटिक इंटरेक्शन होगा. म्यू डायरेक्ट प्रॉपर्टी, एप्सिलॉन इनवर्स प्रॉपर्टी है. अगर एप्सिलॉन ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएंगे, अगर म्यू ज्यादा हुआ तो मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाएंगे. They have different values for different media. The product epsilon into mu turns out to be related to the speed v of electromagnetic radiation in the medium through epsilon mu equal to 1/v square. वहीं से हमने वो relation निकाला. Electric permittivity epsilon is a physical quantity that describes how an electric field affects and is affected by a medium. कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पर असर होता है. जैसे होता है ना कि आप खड्डे में से निकले, आपकी साइकिल से जा रहे थे, साइकिल की सीट में जितना स्पंज है या जो डैम्पिंग फैक्टर काम कर रहा है, स्प्रिंग लगी हुई, इसमें शॉकर लगे हुए, तो कितना इंपैक्ट आप तक पहुंचेगा, कितनी देर लगेगी और जर्क कितना कम हो जाएगा. जस्ट लाइक दैट इट इज डिटरमाइंड बाय द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू पोलराइज इन रिस्पॉन्स टू एन अप्लाइड फील्ड. उस पर डिपेंड कर रहे हैं कि जो बीच में मीडियम आ गया है वो किस तरह से पोलराइज हो रहा है, किस लेवल तक पोलराइज हो रहा है, and thereby to cancel partially the field inside the material. इसको आप समझ सकते हैं, मैकेनिकल फॉर्मेट से लिंक करके आप इसको समझ सकते हैं. जस्ट ट्राई इट. सोचो इसके बारे में, थोड़ा सा सोचोगे चीजें समझ में आएंगी. एटलीस्ट जो टीचर्स जुड़े हुए हैं भाई बंद मेरे, तो भाइयों थोड़ी सी गहराई में सोच के आप अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे लिंक करके. मैकेनिकल इक्विवेलेंट इसका देख लीजिए उससे. सिमिलरली मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू की बात करें, ये एबिलिटी है किसी सब्सटेंस की टू एक्वायर मैग्नेटाइजेशन इन मैग्नेटिक फील्ड्स. इट इज ए मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू विच मैग्नेटिक फील्ड कैन पेनेट्रेट मैटर. कितना अंदर तक जा सकता है मैग्नेटिक फील्ड, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी परमेबिलिटी पर डिपेंड करेगा. तो इसलिए बोलते हैं परमिएबल. परमिएबल परमिट करना, तो जितना ज्यादा ये परमेबिलिटी होगी उतना ज्यादा अंतर तक जा पाएगा, उतना ज्यादा इफेक्टिवली वर्क करेगा. तो सॉफ्ट आयरन की परमेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से हम उसको यूज करते हैं जहां पर भी हमें मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्टिव बनाना होता है. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, in an electromagnetic wave the energy is propagated by means of electric and magnetic field vectors. जो भी एनर्जी चल रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, इनकी टर्म्स में चल रही है in the direction of propagation of wave and electric energy density. तो नई टर्म आ गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी is equal to magnetic energy density. तो पहले तो बात करें इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी की, फिर उसकी डेंसिटी की बात कर लेते हैं. यहां आप देख ही पा रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में कहां पहुंच रही है, सूरजमुखी के फूल तक. अब इससे तेल बनाओ सूरजमुखी का तो आपकी बॉडी में आ जाएगा. ये जो एनर्जी है वो आपको मिलेगी. क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं इनके लिए एक्सप्रेशन लिखना चाहूंगा. सो यू आर वेल फैमिलियर. हम क्या करते हैं, स्टैटिक सिचुएशन से निकालते हैं, फिर उसको डायनामिक सिचुएशन में कन्वर्ट करते हैं. अब ये स्टैटिक और डायनामिक क्या है आपको पता है. कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है. समझना बात को. कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, वहां कैपेसिटर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करता है, सिमेट्री से चलेंगे, सिमेट्री बहुत काम आती है हमारे, तो वो होती है एनर्जी जिसको हम कैपिटल यू से दिखाते हैं. नोटेशन पे गौर करना, हाफ CV². ये एनर्जी स्टोर्ड होती है कैपेसिटर के जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वहां पर. तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम कितनी दूरी में होता है, प्लेट्स का एरिया A है, बीच की डिस्टेंस D है, तो वॉल्यूम A इंटू D, इसमें ये एनर्जी स्टोर्ड है. तो अगर मैं एनर्जी की डेंसिटी निकालना चाहता हूं जिसे हम स्मॉल यू से दिखाएंगे, स्मॉल यू इज कैपिटल यू, गौर कीजिए सिंबल्स पे, अपॉन वॉल्यूम.
तो कितना हुआ, हाफ तो ऐसा का ऐसा। कैपेसिटी की वैल्यू मैंने रख दी एप्सिलॉन 0 A अपॉन डी, v स्क्वायर ऐसा का ऐसा, और मैंने डिवाइड किया वॉल्यूम से, दैट इज AD। तो हमने देखा हाफ है हमारे पास, एप्सिलॉन 0 भी है, A कट गया है, एरिया कैंसिल है, और v बाई डी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और यहां पे हमारे पास v स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा E स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, जिसकी यूनिट जूल पर मीटर क्यूब बनेगी फॉर कैपेसिटर। फर्क क्या पड़ रहा है, परेशानी या आसानी जो भी बोले हम, क्या है कि यहां पर E जो है वो कांस्टेंट है कैपेसिटर के केस में, प्लेट्स के बीच में यूनिफॉर्म होता है, किनारे पे जाके स्लाइटली नॉन यूनिफॉर्म होता है, जिसको हम फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड बोलते हैं। कंसेप्ट रिवाइज कर लीजिए, सॉलिड में मैग्नेटिक फील्ड बीच में कांस्टेंट होता है, किनारे पे जाके स्लाइटली नॉन यूनिफॉर्म होता है, जिसको हम बोलते हैं फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड। तो अब वेव के लिए क्या करें, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है, सिमिलर एक्सप्रेशन अगर मैं मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का लिखता हूं, ये मैंने किया यहाँ पे सबस्क्रिप्ट यू, दिस इज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। ऐसे में क्या कर सकता हूं, हाफ LI स्क्वायर को वॉल्यूम से डिवाइड करूंगा सॉलिड के, और मुझे मिल जाएगा मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन UB, और वो होगा हाफ, जहां E स्क्वायर आ रहा है वहां B स्क्वायर आ जाएगा, जहां एप्सिलॉन 0 न्यूमरेटर में आ रहा है वहां म्यू 0 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था, इनवर्स प्रॉपर्टी है म्यू और एप्सिलॉन। तो ये एक्सप्रेशन है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का, उसको भी जूल पर मीटर क्यूब में नापेंगे। अब समझना हमको यह कि ये मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है। सो व्हाट टू डू, हमें फॉर्मूला ऐसा चाहिए जिसे हम कांस्टेंट की टर्म्स में, क्योंकि तो ये तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो लगातार बदलेगी, या तो इसको RMS में कन्वर्ट करें। RMS में क्यों कन्वर्ट करते हैं वो समझ लीजिए। AC पढ़ लिया आपने, अल्टरनेटिंग करंट साइनोसॉइडली वेरी करती है, अल्टरनेटिंग करंट। तो जो भी साइनोसॉइडल वेरी, जो भी वेरी कर रहा है, साइनोसॉइडल जो वेरी कर रहा है, उसका अंदाजा लगाने के लिए कि वो है कितना, हम क्या करते हैं, उसकी एवरेज वैल्यू निकालते हैं। तो अब अगर मैं साइनोसॉइडल वेरिएशन हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव, इसकी एवरेज वैल्यू निकालूंगा तो क्या आने वाली है, 0 आने वाली, तो काम बना नहीं हमारा। तो हम क्या करते हैं, एवरेज जब फेल हो जाता है, 0 आती है एवरेज वैल्यू, तो हम उसकी फिर RMS वैल्यू निकालते हैं। अब RMS इंग्लिश में बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर, पर हिंदी में बोलते हैं वर्ग माध्य मूल मान, यानी वर्ग स्क्वायर सबसे पहले आता है, तो सीक्वेंस वो चलेगा जो हिंदी में है, यानी स्क्वायर। तो ये पॉजिटिव था, फिर ये नेगेटिव था, जैसे मैंने स्क्वायर किया नेगेटिव भी पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। तो अभी क्या है, सिर्फ वेरिएशन बचा है, पर दोनों पॉजिटिव है। तो अब मैंने मीन लिया, स्क्वायर करने के बाद मीन लिया इसका अंदाजा लगाने के लिए। तो अब मैंने इसका मीन लिया, माध्य। मीन निकालने के बाद क्योंकि स्क्वायर किया था तो स्क्वायर का इफेक्ट खत्म करना है, इसलिए फिर अंडर रूट लिया, रूट। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हमारे काम की होती है। तो अगर मैं इसको रूट मीन स्क्वायर की टर्म्स में लिखूं, ERMS BRMS की टर्म्स में, जो कि रिलेशन आप जानते हो, AC के लिए आपने पढ़ा था E0 बाय रूट 2, दिस इज ERMS, ऐसा मैं लिख सकता हूं। तो विदाउट डेरिवेशन डायरेक्ट सिमेट्री से अगर आप समझना चाहते हो, ये थी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये बराबर होगी 1/4। अगर मैं पीक वैल्यू लेता हूं, क्योंकि मुझे एवरेज आउट करना है, एप्सिलॉन 0 E0 स्क्वायर, तो यहां 1/4 का फैक्टर आएगा। और इसको ऐसे कर सकते हो आप, इसको RMS मानो तो ये 1/4 आपको दिखेगा। कैसे, इसको इंस्टेंटेनियस की बजाय अगर RMS से ट्रीट करें हम, इफेक्टिव वैल्यू से, तो ERMS की जगह E0 बाय रूट 2 लिखेंगे तो ये आ जाएगा। कैलकुलस लगानी पड़ती है, फिर जाके लंबे तरीके से आता है, ऐसे इल लॉजिक से, ये लॉजिक लगाया मैंने, इल लॉजिक से डायरेक्टली मिल जाता है हमको 1/4 एप्सिलॉन 0 E0 स्क्वायर। और ऐसे ये मिलेगा मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी 1/4 B0 स्क्वायर, सिमेट्री है, अपॉन म्यू 0। तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी एंड मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, दीज बोथ आर इक्वल। यहाँ पे ये बताया गया है म्यू बना दिया मैंने, जब काटना है एक सिंगल लाइन से काटूंगा,
U subscript E equal to U subscript B. This is the characteristic or property. क्वेश्चन क्या है? How electrostatic, अब ये स्टैटिक की बात कर रहे हैं, एनर्जी डेंसिटी बिटवीन कंडक्टिंग प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर इज डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी. अब देखो गौर करो, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक है और यहाँ क्या इलेक्ट्रिक है. शब्दों में थोड़ा सा अंतर. ये स्थिर वैद्युत है, ये वैद्युत है. डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे डिफरेंट है, तो मैं समझता हूं आप समझ चुके हैं कैसे डिफरेंट है. वो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट था, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है. सो इस सवाल का जवाब मैं आपको समझा चुका हूं. नेक्स्ट 7th पॉइंट, दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर. सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर में ट्रांसवर्स होती हैं. दैट इज इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फील्ड वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव. ये हम अच्छे से समझ चुके हैं ऑलरेडी. क्वेश्चन है, थ्रू विच फिनोमिना ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट वाज एस्टैब्लिश्ड. ये आपसे 1 नंबर में पूछा जाता है, कौन से फिनोमिना से एस्टैब्लिश हुआ. हालांकि पोलराइजेशन सिलेबस से हट गया, पर भरोसा मत करना बच्चों, ये आसपास की बातें, इतनी बात तो पूछ लेंगे आपसे पेपर में. तो ये फिनोमिना है पोलराइजेशन, जिसकी वजह से ये सिद्ध हुआ लाइट इज ट्रांसवर्स इन नेचर, क्योंकि लाइट को हम पोलराइज कर पाए. इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं, ये पोलराइज शीट यहां पर हमने लगाई और जो वाइब्रेशन थे वो कन्फाइंड हो गए, बिकॉज स्लिट जो है वर्टिकल वाइब्रेशंस को जाने दे रही है, हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन को ब्लॉक कर रही है. नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी होती है उसमें. एज दे ट्रेवल थ्रू स्पेस एंड दिस एनर्जी, तभी तो चल पा रही है, इज शेयर्ड इक्वली बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. आधी आधी बटी होती है दोनों में, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में बराबर बराबर बटी होती है. इसीलिए हम लिख पाए थे UE इक्वल टू UB. और इंटेंसिटी से लिंक करना है तो उससे भी लिंक कर सकते हैं. इंटेंसिटी और एनर्जी डेंसिटी का जो रिलेशन है वो हम यूज कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं यूनिट्स के बेसिस पर. एनर्जी होती है, कैसे पता चलेगा? बहुत सिंपल है. अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, आप जा रहे हो ऐसे रीजन से जहां पे मोबाइल टावर नहीं है, आपका मोबाइल फोन चालू है, तो बैटरी जल्दी खत्म होगी या ज्यादा चलेगी? कुछ बच्चे बोल सकते हैं, कुछ लोगों का जवाब होगा ज्यादा चलेगी, बट द फैक्ट इज जल्दी खत्म हो जाएगी जब आपके मोबाइल को सिग्नल नहीं मिलेंगे. इट डिटोरिएट फास्टर. उसके लिए आप फिर से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, पर उसके लिए आपके मोबाइल में FM रेडियो होना जरूरी है. FM रेडियो अगर ऐप वो है आपके मोबाइल में, FM रेडियो चलता है. सपोज आपके मोबाइल की बैटरी अभी 88% है, आप उसमें FM ट्यून कीजिए, सपोज 92.7 मेगाहर्ट्ज, और 10 मिनट तक आपने गाने सुने. आपने देखा बैटरी 88% से 86% आ गई, 92.7 मेगाहर्ट्ज पे ट्यून किया, आपने गाने सुने और बाकी सब एप्लीकेशन बंद थी मोबाइल में उस दौरान. अब क्या कीजिए, वापस मोबाइल को चार्ज कीजिए, वापस 88% पे आ गई बैटरी. अब आप ऐसी जगह ट्यून कीजिए जहां पर कोई सिग्नल नहीं आ रहा है. सपोज 92 मेगाहर्ट्ज, वहां कोई सिग्नल नहीं है, सू सू साए साए कोई आवाज, सिग्नल नहीं है, पर आपने वहां पे ट्यून करके रखा, 10 मिनट तक चलाया उसको FM पे. अब देखिए बैटरी पहले 88 से 86 हुई थी, अभी आप ये पाएंगे कि 86 से कम रह जाएगी. जब सिग्नल नहीं मिल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से एनर्जी नहीं मिल रही है आपके मोबाइल सेट को, तो एनर्जी का लॉस हो रहा है, ज्यादा होगा. इसका मतलब वो जो एनर्जी कम खर्च हुई, तो एनर्जी कहां से आ रही थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आ रही थी. हमारे टाइम में बच्चों हम एक एक्सपेरिमेंट करते थे. हमारा टाइम ये थे घुमाने वाले फोन, मोबाइल फोन नहीं थे हम जब आपके बराबर थे. घुमाने वाले, नंबर घुमाने वाले. इनका जो ईयर पीस यानी कान में सुनने वाला स्पीकर, वो बहुत सेंसिटिव हुआ करता था. एक होता माउथ पीस जिसमें बोल रहे हैं, ईयर पीस कान में सुनने वाला स्पीकर. इतना सेंसिटिव होता था वो, इसमें 2 तार रहेंगे. पुराने फोन का किसी का निकाल लिया आपने, शाम के समय छत पर चले जाओ, इतना शोर नहीं था, साउंड पॉल्यूशन इतना नहीं था शहरों में, इतने घने बसे नहीं थे, तो वो स्पीकर लेकर आप ऊपर छत पर चले गए किसी शांत जगह पे, जहां पे ये आपका कपड़ा सुखाने वाला तार लोहे का बंधा हुआ है. उस स्पीकर के जो 2 तार है, उनमें से एक को आपने यहाँ फिक्स किया. ये स्पीकर है. स्पीकर में क्या होता है? कॉइल होती है जिससे 2 तार जुड़े होते हैं, और एक डायफ्राम होता है, पर्दा होता है. दूसरे तार को लंबे तार से आपने जोड़कर उस लंबे तार में एक लूप बना लिया, जो आपने इसमें पिरो दिया कपड़े सुखाने तार में.
कि आप इसको मूव कर सकते हो अलोंग द वायर, जिससे कि ये डिस्टेंस वेरी करेगी इनके बीच की। स्पीकर को कान में लगाओ और धीरे धीरे इसको स्लाइड करो, आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट रेडियो स्टेशन ट्यून होंगे, गानों की आवाज आएगी, समाचार भी आएंगे, बीबीसी लंदन, वॉइस ऑफ अमेरिका, डिफरेंट रेडियो स्टेशन आप ट्यून कर सकते हैं। चाइनीज स्टेशन भी पकड़ेगा विदाउट एनी एनर्जी सोर्स, यहाँ कोई सेल नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपल एक स्पीकर है और उसमें आप आवाज सुन पाएंगे, धीमी आवाज, बिकॉज ये एक एलसी ऑसिलेटर बन गया और जब आप उसको चला रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, इट इज ए काइंड ऑफ रिसीवर। और एनर्जी किसकी है? ऑब्वियसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी एनर्जी और ये एनर्जी बराबर बराबर शेयर्ड होती है। द इलेक्ट्रिक वेक्टर इन एन ईएम वेव इज आल्सो कॉल्ड एन ऑप्टिकल वेक्टर। ये आपको समझना है, ऑप्टिकल वेक्टर भी बोलते हैं इलेक्ट्रिक वेक्टर को, याद रखने वाली बात है, ये नोट कर लीजिए। बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग सेंसेशन ऑफ लाइट इंटेंसिटी सेंस्ड बाय रॉड शेप्ड सेल्स। लाइट की इंटेंसिटी को कौन सेंस करता है? हमारे आई के रेटिना में रॉड शेप्ड सेल्स। सो कैन यू से दैट, क्या आप ऐसे कह सकते हैं मोर इंटेंस लाइट शुड हैव ग्रेटर एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जो ज्यादा तेज रोशनी वाली है, रोशनी वाली लाइट है या ज्यादा इंटेंस लाइट है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। क्या ऐसे कह सकते हैं? हम कह रहे हैं एनर्जी इज इक्वली शेयर्ड, तो क्या ज्यादा इंटेंस लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ग्रेटर एनर्जी एसोसिएट होगी? जस्ट थिंक अबाउट, ये मैं इसका जवाब नहीं दे रहा हूं, ये आपके लिए छोड़ रहा हूं, मैथमेटिकली चेक इट, क्या ऐसा होगा या नहीं होगा। अगर हम बोल रहे हैं रोशनी तेज है, व्हाट डज इट मीन? क्या मैग्नेटिक फील्ड भी इक्वली उतना ही स्ट्रॉन्ग है? हम सेंस नहीं कर पा रहे, बस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है इसलिए उसको सेंस कर पा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ही सेंस कर पाते हैं क्योंकि उसी को ऑप्टिकल वेक्टर कहते हैं। तो अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो रिवाइंड करके दोबारा देखो। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसपोर्ट मोमेंटम एज वेल। मोमेंटम ले जाती, कितना मोमेंटम? हमें पता है मोमेंटम होता है mv और एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, और हाफ हटाकर मैं mv स्क्वायर अगर कह रहा हूं एनर्जी को, जिसको मैं u से दिखा रहा हूं, तो इस u को, एनर्जी को, ई कैपिटल U है, टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं, एनर्जी डेंसिटी की बात नहीं कर रहे हैं। एनर्जी को अगर मैं डिवाइड कर दूं v से, v की जगह मैं c से डिवाइड करता हूं स्पीड ऑफ लाइट, देन u by c इज व्हाट? इट इज मोमेंटम कैरिड बाय दिस वेव। अगर ये किसी सरफेस से जाके टकरा कर एब्जॉर्ब हो जाती है तो इतना मोमेंटम ट्रांसफर कर देगी उस सरफेस को, और अगर ये रिफ्लेक्ट होके आती है तो जिस वेलोसिटी से गई सी से, उसी से वापस रिफ्लेक्ट होके आई। 11th वाला एग्जांपल याद कर लीजिए बॉल का, बॉल जाके बैट से टकराई और वापस आ रही, दीवार से टकरा रही वापस आ रही, तो कितना मोमेंटम जस्ट डबल हो जाता है, तो 2u by c आ जाएगा रिफ्लेक्ट होने के केस में। तो इस पर क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में करेंगे हम लोग। तो मोमेंटम कितना वो आप निकाल सकते हैं। रिएक्शन फोर्स, रिजल्टेंट मोमेंटम, अगर कुछ एंगल पर जा रही है तो भी हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट 10th पॉइंट, व्हेन दीज वेव्स स्ट्राइक ए सरफेस ए प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द सरफेस। जब मोमेंटम आएगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर फोर्स होगा और फोर्स अपॉन एरिया के बराबर प्रेशर होगा। इफ टोटल एनर्जी ट्रांसफर टू ए सरफेस इन टाइम t इज u एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, टोटल मोमेंटम डिलीवर्ड टू दिस सरफेस इज p इक्वल टू u by c, जो मैंने अभी लिखा था, इन केस वो एब्जॉर्ब हो गई है तो फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों? फोर्स विल बी dp by dt, ये आप जानते हैं सेकेंड लॉ। तो प्रेशर कितना हो जाएगा? प्रेशर को अगर मैं p r से दिखा दूं, क्योंकि कंफ्यूजन होगा, मोमेंटम भी p से दिखाया, तो होगा फोर्स अपॉन एरिया। We know that in free space energy density of EM wave have energy density of electric field and magnetic field, that is, यानी जो एनर्जी डेंसिटी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, एनर्जी डेंसिटी दो फॉर्मेट में है, इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में है, और इक्वल है। ऐसे हम दिखा सकते हैं u इक्वल टू ue प्लस ub। ये हो गया RMS की फॉर्म में, मैंने आपको बता दिया था RMS लिया हमने इफेक्टिव वैल्यू, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था, इधर BRMS हो गया, और ये BRMS ERMS अपॉन C है, ये रिलेशन है।
जो पीक वैल्यू में रिलेशन होता है E0 बाय B0 इक्वल टू C, वही रिलेशन RMS में भी होता है। तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं और कन्वर्ट करके हम ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। आप देख रहे हो एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। यहां हाफ मिसिंग है, ठीक है, U एंड U, पर ये टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं, दोनों बराबर है। हमने क्या प्रूव किया, यहां पे हमने प्रूव किया UE UB के बराबर है। तो अगर मैं कहता हूं, जो मैंने पहले भी लिखा था, UE इज इक्वल टू UB, तो मैं इसको लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ UE और ट्वाइस ऑफ UB। बच्चों यही प्रूव किया, ट्वाइस की वजह से हाफ फैक्टर हट गया यहां से। ये टोटल एनर्जी, आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में काफी लंबा हो गया, इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंक्लूड करेंगे इस चैप्टर को और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। इस लेक्चर में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की और ब्रेनस्टॉर्मिंग की। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन ये रहा, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। फिर मिलते हैं जल्दी, टिल देन हैप्पी लर्निंग।